सर मैसेज नहीं आया है। आ जाएगा आ जाएगा। आ गया ना? आ गया सर। ओके सर, चलो ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग सर इकोनॉमिक्स क्लास है, तो इकोनॉमिक्स में आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? सर आज इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए टू जेड ओवरव्यू जो चल रहा था, मतलब ये लास्ट फ्यू वीक से, 3-4 वीक से मैं आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी ए टू जेड क्या है सर? इट्स अ न्यू टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक्स एजुकेशन, जिसमें हम लोग शॉर्टर फॉर्मेट में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। मतलब डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट में हो रहा है बट थोड़ा डिटेल्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये अभी और कुछ दिन चलेगा। उसके बाद मैं फिर से डेप्थ वाला बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग कुछ कम डेप्थ में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बात होते होते हम लोग काफ़ी डेप्थ में ही चले जाते हैं, तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा डेप्थ में ना जाऊं क्योंकि ओवरव्यू है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू भी थोड़ा डिटेल्स ही हो जा रहा है। कोई बात नहीं सर, पढ़ाई का कोई इतना नियम से बांध तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सर कि हम आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स का एक बार गो थ्रू करा दूं, मतलब इकोनॉमिक्स का एक पूरा जर्नी कंप्लीट करा दूं। ये मेरा टारगेट चल रहा था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर कहीं पर थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल लेना पड़े, थोड़ा ज़्यादा मुझे डिटेल्स में बताना पड़े, तो वो तो मैं बताऊंगा सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यस, गुड इवनिंग शिवास। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भूल गया सर, सुबह वाला क्लास में सबको बोला था हैप्पी न्यू ईयर, अभी भूल गया सर। हैप्पी न्यू ईयर सबको सर, असीमा को भी, शिवास को भी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा ठीक है, तो सर जो एक्चुअली मैं ए टू जेड ओवरव्यू के बारे में बात कर रहा था, उसी पॉइंट पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी आज बात करने जा रहे हैं सर, दैट इज यूटिलिटी। सर यूटिलिटी, या फिर आप ऐसे बोलो कंज्यूमर बिहेवियर। क्या बोलेंगे सर? यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, और यूटिलिटी का मतलब हो गया सर कंज्यूमर बिहेवियर पे बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस 3-4 ए टू जेड इकोनॉमिक्स क्लास को ख्याल करते हो, मतलब जिसमें हम लोग ए टू जेड ओवरव्यू में बात कर रहे हैं, इस पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया। हाँ सर, स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस बताया, इंट्रोडक्शन इन द सेंस जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स का बेसिक डिस्कशंस किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया, क्या बात करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये इकोनॉमिक्स या फिर ऐसे कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सब डिस्कशंस मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं आपके साथ उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपको डिमांड बताया, ठीक है। डिमांड के अंदर ही मैं इतना दिन से आप लोगों को थोड़ा सा जर्नी करा रहा था, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड को मेजर करने का क्या क्या तरीका है, इलास्टिसिटी को मेजर करने का क्या क्या तरीका है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। इलास्टिसिटी कितना तरह का होता है, जैसे अगर आप प्रीवियस वीक का क्लास याद करोगे तो आपको शायद याद होगा कि हम लोग वहां पर बात कर रहे थे कि कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और वो भी अलग अलग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ भी मैंने बात किया था। क्या सर बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन याद है या नहीं सर? लास्ट वीक मतलब लास्ट ईयर पढ़े थे, याद है कि नहीं सर? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। असीमा, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके सर। तो इसी पॉइंट पे सर आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मैंने आपको डिमांड फोरकास्टिंग भी बताया था, इनकम इलास्टिसिटी एज वेल एज क्रॉस इलास्टिसिटी पे भी मैंने बात कर दिया। तो डिमांड रिलेटेड काफी वाइटल पॉइंट मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर किया। आज भी मैं अभी डिमांड और सप्लाई के बीच में ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सप्लाई क्रॉस करके चला गया और डिमांड खत्म हो गया, बट ये तरीका थोड़ा अलग है। इसमें मैंने आपको एक्चुअली यूटिलिटी के बारे में बात करनी है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर यूटिलिटी क्या है?
सर यूटिलिटी का अगर मैं हिंदीकरण करूं, ट्रांसलेट करूं हिंदी में या बंगाली में, तो इसका मतलब ही होता है सर जरूरत है। हाँ, यूटिलिटी का मतलब क्या, जरूरत ना। क्या बोलेंगे हम लोग बंगाली में बोलते हैं प्रयोजनीय, मतलब प्रयोजन बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी में जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत हो, प्रयोजन हो, जो भी हो। बट इकोनॉमिक्स में क्या है सुबीर, कनेक्टेड हो तो समझ में आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके सर, जस्ट मैंने स्टार्ट किया और यूटिलिटी के बारे में बात करना है सर। और ये यूटिलिटी के ऊपर बेस करके इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस फेमस इकोनॉमिस्ट ने काफी डिटेल्स में बातचीत किया है सर। डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द सोशल यूटिलिटी, सामाजिक जो जरूरतें हैं, इसको पूरा करने के चक्कर में इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा खेल होता है। और जिसके बारे में कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट ने कुछ फेमस फेमस बातें भी कहा है, कुछ फेमस थ्योरी भी है, जिसके बारे में आपको अगला 1-1.5 घंटा आप लोगों का दिमाग में खाने वाला हूँ सर। ठीक है, सो दिमाग खाने के लिए रेडी हो जाओ। तो बात ये करना है सर, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वन इज अ वेरी फेमस थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मर्सेल। दिखाई दे रहा है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस भी, अगर मैं लास्ट वीक या प्रीवियस वीक का क्लास के बारे में आपको बताऊं, वहां पर भी मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात किया था ना। मैंने एक पॉइंट उठाया था, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, मुझे याद आ रहा है सब। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, और ये बताने के टाइम पे मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस अल्फ्रेड मर्सेल सर का कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। क्या है सर बताओ ना। हाँ सर बताएंगे तो, लेकिन सुनो तो पहले। एक तो मैं आपको यूटिलिटी एनालिसिस पे अल्फ्रेड मर्सेल सर के बारे में बताऊंगा, और यूटिलिटी का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है आईसी एनालिसिस। नाउ व्हाट इज आईसी एनालिसिस? Two concept, very famous two utility concepts sir. One is called marginal utility, ठीक है, another is called indifference curve analysis, indifference curve analysis, जिसको प्रोपाउंड किया गया था जे आर हिक्स के तहत, जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये हिक्स कौन है और एलन कौन है। अरे भाई कौन है, मतलब कौन है तू, कौन है तू, कहां से तू आया? सर कहां से आया पता नहीं, पर इतना जरूर पता है हमें कि ये यूटिलिटी के बारे में कुछ तो कह के गया है। ठीक है, क्या कह के गया है वो सुनना पड़ेगा। फेमस इकोनॉमिस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। तो उन्होंने एक जन ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया और दूसरा ने मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पहले आया, बाद में हिक्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट आया सर। ठीक है, आप चाहो तो गूगल करके हिक्स एलन अल्फ्रेड मर्सेल सर के बारे में थोड़ा छानबीन कर सकते हो, बट छानबीन करने से पहले आप थोड़ा जान लो सर यूटिलिटी है क्या। सबसे पहले तो मैं यूटिलिटी के बारे में 2-4 चीजें आपको बताऊंगा। पहला बात, यूटिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर इज ए मेजर ऑफ द सेटिस्फैक्शन that the consumer expects to obtain from consumption of goods and service when he spends money on a stock of commodity which has the capacity to satisfy his wants. सर क्या मतलब हो गया इसका? सर मतलब बहुत ही सिंपल और सपाट है। क्या मतलब है? कोई भी प्रोडक्ट जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, उसे कंज्यूम करके, उसे यूज करके हमें जो उसका बेनिफिट मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जब हमें भूख लगता है तो खाना हमारे लिए जरूरत होता है। ये नो, प्लीज टेल मी सर। जब हमें भूख लगे तो क्या चाहिए? खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। जब प्यास लगे, जब प्यास लगे तो पानी चाहिए कि दूसरा कुछ चाहिए? सर पानी होगा। ऑब्वियसली पानी चाहिए होगा, है ना। एक जो प्यासी है, प्यासी को क्या देखो है, उसको पानी ही ना पिलाना है आपको। तो पॉइंट इज दैट, अब ये एक ग्लास पानी का यूटिलिटी कैसे पता करेंगे? एक ग्लास पानी का यूटिलिटी डिपेंड करता है वो एक पर्टिकुलर प्यासा का प्यास कैसे बुझाते हैं। सर पानी अपना प्यास बुझाते, इसमें इकोनॉमिक्स कहां से आ जाता है? अरे आता है ना सर, क्योंकि पानी आज के डेट में, अभी भी समाज में पानी इतना महंगा नहीं हुआ है। अगर सोसाइटी दिन ब दिन, नेचर अगर खराब हो जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा पानी के लिए भी हर इंसान को
ऐसे तो ऑलरेडी पानी इतना खराब हो चुका है कि हम लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम सिटी, नगर में, महानगर में पानी खरीदना पड़ता है ना। गांव साइड में अभी भी अच्छा है सर, लेकिन गांव का लोग भी अजीब है सर। गांव का लोगों को लगता है जो शहर में बाबू लोग, मतलब शहरिया बाबू, बात को समझे सर, जो गांव में रहते हैं उनको लगता है जो शहरिया बाबू हैं वो पैकेज में ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा है। आपको पता है सर, ऐसा लोगों का सोच है। गांव के लोगों को लगता है कि बिस्लरी अच्छा है, गांव का पानी, गांव का जो नल का पानी है, या गांव के जो क्या बोलते हैं उसको, कुआं बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, कुआं ही तो बोलते हैं सर, वेल, वेल का जो वाटर है वो उतना अच्छा नहीं है, बिस्लरी का वाटर अच्छा है। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को भी? प्लीज बताइएगा। हेलो, किसका सर क्वालिटी अच्छा है सर? बिस्लरी का पता नहीं, एक्वाफिना का अच्छा लगता है। एक्वाफिना का अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो जो अच्छा लगता है ना सर, वो एक्वाफिना हो या बिस्लरी, वो एक्चुअली सर वो पानी पतला लगता है आप लोगों को, मतलब हम सबके, मतलब आप लोगों को ही सिर्फ नहीं, हर किसी को, लेकिन सर उसमें ना सटीक मात्रा में जो एक पानी का जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल बेनिफिट है सर, पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं सर, वाटर का मतलब होता है उसमें प्रॉपर लेवल में मिनरल्स भी होना चाहिए, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को नेचुरली सॉलिड रखता है। बट हम लोग ठहरे, क्या बोले सर, बोका। कंपनी हमें इतना बोका बनाता है। हाँ सर, ये ह्यूमन नेचर हो गया आज के डेट में। आप मतलब आप देखो, जो लोग सिटी में रहते हैं वहाँ का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर साफ पानी नहीं मिलता है, तो इस चक्कर में वहाँ पर ऐसे ही पैकेज ड्रिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट चलता है। ट्रैवलिंग के दौरान फिर भी समझ में आता है कि भाई रास्ते में पानी कहाँ से लिया जाए, तो उसको पैकेज करके लोगों को खरीदना पड़ता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें बेसिक, एक पानी एक बेसिक नीड्स है। अगर इसके लिए भी 1 लीटर पानी के लिए भी अगर हम 20 लीटर का, मतलब 20-20 टका खर्चा करते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है सर। आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये बहुत ही एक बेसिक नीड्स है। चलो मैं अभी वाटर के मैटर में इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, आप लोग ही सोचिए, ठीक है। बात टेस्ट का नहीं है, बात यूटिलिटी का है, ठीक है। अब गांव का लोग भी वही कर रहा है सर। मैं, मेरा नेटिव एक गांव से है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बट शहर में मेरा वर्किंग और एजुकेशनल लाइफ बीता है, तो मैं दोनों लाइफ को समझ सकता हूँ कि शहर के अंदर क्या चलता है और गांव के अंदर क्या है। तो गांव का पानी सर बहुत ही निराला है सर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, स्पेशली अगर वो पथरीला गांव है तो फिर और कोई बात ही नहीं सर। क्वालिटी ऑफ मिनरल्स और जो भी चीजें हैं, लेकिन सर वही है कि उसी को पैकेज करके फिर एक ब्रांड लगा के और थोड़ा सा रिफाइन करके एक दाम ले लिया जाता। सर ये तो आप एंटी कंपनी बात कर रहे हो, नहीं सर मैं एंटी कंपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब इस मैटर पे नहीं चलते, ये एक अलग बात है सर, ये एक सोशल मैटर है और एक दूसरा टाइप ऑफ मैटर है, मैं इसमें बात नहीं करूंगा। बट इतना आपको कहना चाहूंगा कि यूटिलिटी किसी भी चीज का, चाहे वो पानी क्यों ना हो या चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स ही क्यों ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी कोक, इसका भी क्यों ना हो, जब हमें लगता है जैसे अभी फेस्टिव टाइम चल रहा है, दोस्तों के बीच में पार्टी वगैरह होता है, या फिर नॉर्मल गर्मी के टाइम पे हम लोग पेप्सी कोक ऐसे ही दुकान से उठाते हैं और पीते हैं। चिप्स कोक, कोक का एक अलग ही मार्केट में ट्रेंड है, चिप्स कोक, पिज्जा कोक, हाँ सर चलता है कि ना? अरे पिज्जा के साथ कोक, हेलो, हाँ सर। ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो यूटिलिटी है, खाओ और कोक, मतलब इधर खाते जाओ और उधर कोक पीते जाओ, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेंड इन दी सोसाइटी नाउ इट इज। नाउ इसका भी एक अपना यूटिलिटी है। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी, चाहे वो एक बेसिक लेवल ऑफ वाटर हो, चाहे वो एक बेसिक लेवल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हो, या फिर एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस, टी हो, एनीथिंग, मतलब सिर्फ पेप्सी कोक और ड्रिंक ही क्यों, एक मोबाइल का यूटिलिटी है, एक लैपटॉप का यूटिलिटी है, एक मशीन का यूटिलिटी है, जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं एज ए कंज्यूमर, जो हमारा जरूरत को पूरा करते हैं, जरूरत को पूरा करने के साथ साथ हमें सेटिस्फाई भी करता है। जैसे अभी न्यू ईयर में आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, न्यू ईयर में स्विगी और जोमेटो, ठीक है, मतलब 1 जनवरी को
1 जैन स्विगी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 1.65 लाख सिर्फ बिरयानी का ऑर्डर लिया है सर, ओनली बिरयानी का ऑर्डर स्विगी में। जोमेटो ऑलमोस्ट 20,000 का ऑर्डर लिया है बिरयानी का, सिर्फ बिरयानी का। मतलब ये हॉटेस्ट सेलिंग फूड आइटम था ड्यूरिंग न्यू ईयर इविंग। अब इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर ये सब स्टैटिस्टिक्स से क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है ना बाबा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है तो एक नंबर ऑफ पोर्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग जिनको बिरयानी पसंद है वो बिरयानी ऑर्डर किया, बिरयानी खाया और अपना सेटिस्फैक्शन को पूरा किया। सर इससे क्या हुआ? सर इससे बिजनेस चला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, डिलीवरी बॉय का भी अर्निंग बढ़ा, कंपनी का भी अर्निंग बढ़ा, कंपनी में जो एम्प्लॉइज है उनका भी अर्निंग बढ़ा। हर एंगल से देखो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हुआ है। तो बिना यूटिलिटी का तो इकोनॉमिक्स हिलता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो पहिया है ना, इकोनॉमिक्स का जो चक्का है, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब किताबी वाला इकोनॉमिक्स नहीं रे बाबा। इकोनॉमिक्स मतलब सोसाइटी का जो इकोनॉमी का बात कर रहा हूँ, कंट्री का इकोनॉमी का बात कर रहा हूँ। इसको ना वजूद चाहिए होता है। वजूद समझते हैं सर आप लोग? हेलो, वजूद मतलब सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग रीजन, कारण चाहिए हिंदी में। मतलब बिना कारण का कुछ भी नहीं होता। तो यूटिलिटी के बिना तो इकोनॉमिक्स हिलेगा नहीं। क्या आप लोग बात को एग्री करते हो सर? बोलो। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सो बिना यूटिलिटी का कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इकोनॉमिक्स का पहिया तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर सर? Utility of a consumer is a measure of the satisfaction that the consumer expects to obtain from consumption of goods and service when he spends money on a stock of a commodity which has the capacity to satisfy his wants. आई होप कि आप पढ़ोगे तो ये लाइन अभी पूरा क्लियर हो रहा है। असीमा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सर हो ठीक है, रही है। ओके सर। अब आप थोड़ा सा देखो सर कि ये जो यूटिलिटी है इसको बताने के लिए दो फेमस जो थ्योरिस्ट, जो फेमस इकोनॉमिस्ट, एक आपका अल्फ्रेड मर्सल और दूसरा आपका हिक्स एंड एलन, ठीक है, दोनों इकोनॉमिस्ट मिलके बनाया था। आप चाहो तो इनके बारे में डिटेल्स पढ़ाई कर सकते हो। इनका भी डिटेल्स आप गूगल करोगे ना आपको मिलेगा सर, हिक्स एंड एलन। ये देखो सर, जॉन रिचर्ड हिक्स, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन हिक्स, बड़ा ही फेमस है। ठीक है, 1989 में उनका डेथ हुआ है, 1904 में इनका बॉन्डिंग था। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली, मतलब आपके मन में चल रहा है सर ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि हम लोग पढ़ रहे हैं इनको? नोबेल प्राइज मिला था रे बाबा। हाँ, क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्यों नोबेल मिला था? इन इकोनॉमिक साइंस में जॉइंटली, ठीक है, वो एलन के साथ। As a British economist, he is considered one of the most important and influential economists of the 20th century. The most familiar of his many contributions in the field of economics, consumer demand theory. समझ रहे हैं सर? जो आप पढ़ रहे हैं इनके ऊपर बेस करके इनको तो क्या मिल गया? इनको नोबेल मिल गया। अब क्या आप जानना चाहोगे सर ऐसा क्या कर लिया कि नोबेल दे दिया गया? आप भी कुछ करो आपको भी मिल जाए। सर हमें क्या मिलेगा, आप कर लो। सर बात हमारा आपका नहीं है, लेकिन आप इतना तो समझे कि ऐसा क्या किया था उन्होंने 1970s के टाइम पे कि उसके लिए उनको नोबेल अथॉरिटी ने नोबेल प्राइज दिया, जो वर्ल्ड का आज के डेट में सबसे पॉपुलर अवार्ड है सर, सबसे पॉपुलर किसी भी फील्ड का, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में अगर कोई कुछ करता है या फिर डेवलपमेंट करता है तो उनको नोबेल दिया जाता है और दुनिया इसको मानता भी है। तो नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला था उनको कंज्यूमर डिमांड थ्योरी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक मॉडल उन्होंने बनाया था ISLM मॉडल, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड लिक्विडिटी मनी थ्योरी। अब ये चक्कर अभी अभी नहीं पढ़ेंगे सर, ये बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग CA इंटर की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, या नॉर्मली CA इंटरमीडिएट लेवल में मुझे ये पढ़ाना पड़ता है, और जो लोग BCom पढ़ता है या MCom पढ़ता है उन्हें, या MBA करता है उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है,
तो नाउ पॉइंट इज दैट आप ISLM मॉडल जो है उसके बारे में बात नहीं करना है मुझे, बट कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में बात तो करना है, ठीक है। एक्चुअली इनके पहले और एक इकोनॉमिस्ट थे केन्शियन, इन्हीं के टाइम का, ठीक है। उन्होंने भी कुछ मैटर में बात किया था, बट ये उनके साथ साथ उन्हीं उसी पैरामीटर में चल रहा था कि दुनिया भर में समाज में जो आर्थिक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो टाइम क्या है, ये बेसिकली 1937 मतलब वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है ऐसा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है ऐसा टाइम पीरियड। अब ऐसे टाइम पीरियड में समाज देश का हालत बहुत खराब है दुनिया भर का। क्यों? क्योंकि सब तो लड़ रहे हैं सर, मारपीट दंगा कर रहे हैं। पता है ना आप लोगों को कौन ज्यादा पावरफुल है? अमेरिका पावरफुल कि ब्रिटेन पावरफुल, जापान पावरफुल कि रशिया पावरफुल, यही तो चल रहा था, अभी भी चल रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अभी जैसे चाइना दिखा रहा है, रशिया दिखा रहा है ना, सब ताकत अपना अपना ताकत दिखाता है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान दिमाग खराब करने वाला है कंट्री, ठीक है, मतलब पावर दिखाने के लिए बैठ गया। गैस सिलेंडर में गैस भरने का पैसा नहीं है, पता है आपको? पाकिस्तान में गैस सिलेंडर में गैस नहीं भरने का पैसा नहीं है। इतना मतलब भारत के पीछे आतंक बनाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन सिलेंडर में गैस भरने का पैसा नहीं है, तो लोग प्लास्टिक में LPG गैस भर भर के अपना कंट्री चला रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली मैनेज ना करने का क्या हालत हो सकता है, इसका नमूना पाकिस्तान दे रहा है। भारत का क्या बताएं सर, इनका तो अलग ही कहानी है, ठीक है। अब बात मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 1930 के आसपास का समय का बात कर रहा हूं, जिस समय में ये नोबेल लॉरेट ने अपना इकोनॉमिक्स को बनाया था और दुनिया के सामने ये प्रूव किया था कि, क्या प्रूव किया था सर? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी is the branch of microeconomics that relates preference to consumption expenditure and to consumer demand curves. It analyzes how consumers maximize the desirability of their consumption as measured by their preference subject to limitation on their expenditures. सर कैसा होगा, समझाओ ना। अरे समझाएंगे सर, यही तो समझाना है मुझे। बट समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताने का कोशिश कर रहा था कि जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दिया, ठीक है, कि क्यों इनको नोबेल मिला था सर। चलो ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर। अच्छा, और एक फेमस इकोनॉमिस्ट के बारे में जान लो, अल्फ्रेड मर्सेल सर, अल्फ्रेड मर्सेल। ये थोड़ा सा उनसे पुराना, मुझे जितना याद आ रहा है सर, हाँ यस, थोड़ा सा नहीं काफी पुराना है, उनसे 50-60 साल पुराना बात है। 1904 में हिक्स एलन का बात मैं करा था आपको, और ये रहा आपका अल्फ्रेड मर्सेल, ठीक है। ये एक्चुअली वही आपका एडम स्मिथ जो है ना, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनके बाद अल्फ्रेड मर्सेल को यूरोपियन वर्ल्ड में काफी पॉपुलैरिटी मिला था, उनकी थ्योरी को काफी ज्यादा अहमियत दिया गया था। इन्होंने एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में एडम स्मिथ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बात किया। इन्होंने सप्लाई डिमांड के ऊपर काफी मॉडर्न पॉइंट रखा, और सबसे मॉडर्न पॉइंट जो मार्जिनल यूटिलिटी का रखा, एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बट वन ऑफ द मोस्ट popular concept developed by Alfred Marshall economic sir, that is marginal utility. अब आप फिर से सोच रहे होंगे सर ये क्या है, सर वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 1842 से 1924 का इनका वर्किंग टाइम है, जिस पीरियड में इन्होंने भी काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप किया था, समाज को और दुनिया को इकोनॉमिकल वैल्यू सिखाने के लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हेलो सर, कुछ समझ में आ रहा है साहब? इन्हें पढ़ेंगे क्या और क्यों पढ़ेंगे? अरे बोलो ना। यस सर। अब शायद आप इसका इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। सिर्फ आप लोगों का किताबी बात ही नहीं सर, और एग्जाम का नैया ही पास नहीं करना है, आपको जानना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या सोचा था। जब आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं तो आज़ादी वालों के लिए बारे में पढ़ना चाहिए ना। जब देश के इतिहास के बारे में जानते हैं तो देश के बारे में जानना पड़ता है, वैसे ही इकोनॉमिस्ट के बारे में जानना है तो इकोनॉमिस्ट के बारे में जानना भी पड़ता है सर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करूंगा बट पॉइंट में कोशिश करूंगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज ए कंज्यूमर
As a consumer increases the consumption of a commodity, every successive unit of the commodity gives lesser and lesser satisfaction to the consumer. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है? Law of diminishing marginal utility ये कहता है, as a consumer increases the consumptions of a commodity, हम किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो हर एक्स्ट्रा यूनिट जितना कंजम्पशन करते रहेंगे धीरे धीरे हमारा उस पर्टिकुलर गुड्स पे या प्रोडक्ट पे सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। अब आपको सेटिस्फैक्शन तो पता है ना, प्रोडक्ट का यूटिलिटी या सेटिस्फाई करने का पावर को, तब सेटिस्फैक्शन करने के पावर को यूटिलिटी कहते हैं, और ये मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि धीरे धीरे किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते करते उस चीज के प्रति आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। सर, कोल्ड ड्रिंक खाने का स्पेशली गर्मी के टाइम पे मन करता है आप लोगों को? हेलो, मैं पेप्सी कोक का ही बात कर रहा हूँ, करता है कि नहीं करता? प्लीज टेल मी। हाँ सर, मेरा तो अभी मन कर गया सर। अरे बाप रे। अच्छा, अगर मानो आपको अभी पेप्सी खाने का या कोका कोला खाने का मन कर रहा है, तो क्या आप अभी पूरा का पूरा मतलब मानो कि ये जैसे ये लड़की ये पी रहा है, तो स्टार्टिंग जो घूंट वो पी रहे हैं सर, ठीक है, मानो कि फर्स्ट 2 घूंट या फिर 3 घूंट या 4 घूंट जो पी रहे हैं, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल और आधा बॉटल या 1/3 खाली होने के बाद मानो इतना तक आपने पी लिया, इसको पीने का सेटिस्फैक्शन और लास्ट इतना तक पीने का सेटिस्फैक्शन क्या सेम रहता है? ना सर। कौन सा ज्यादा, मतलब किस पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हायर रहता है? सर जी, पहले घूंट और आखिरी घूंट पे बड़ा मजा आता है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो तो पहले वाले पे। ऑब्वियसली, ठीक है। तो बात कुछ वैसा ही है सर, कि धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आपका यूटिलिटी कम होता है तो आप उस चीज के प्रति अपना सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे खो बैठते हो। ये सर नो, किसी भी चीज में आप चलो, ये अगर आपका बहुत मोस्ट फेवरेट में आ जाएगा तो शायद आप बोलोगे नहीं मुझे पूरा पीने में मजा आता है, बट फिर भी अगर पूरा पीने को अगर आपको रैंकिंग कर दिया जाए तो धीरे धीरे जितना समय बीतता जाएगा पीने का, ठीक है, फर्स्ट घूंट, सेकेंड घूंट, थर्ड घूंट, ठीक है, आपको अगर बोला जाए तो आप धीरे धीरे इस चीज का यूटिलिटी को कम करते जाओ। अब ये कोको कोला को छोड़ के अगर मैं किसी और चीज पे बात करूं, मानो आपको भूख लगा है, चलो कोको कोला छोड़ के मैं आपको किसी दूसरा चीज पे लेके चलता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर। हाँ चलो सर, ठीक है, मानो आपको प्यास लगा है, बचपन में ऐसे खेलते खेलते पड़ोस के नल में पानी पिए हो सर? मानो खेल रहे हो ग्राउंड पे और ग्राउंड पे खेलते खेलते बहुत जोर से प्यास लगा, तो क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नल होते हैं वहां पर जाके पानी पिया कभी आप लोगों ने? हाँ सर। तो हम, हाँ बिल्कुल ना। तो जब प्यास लगता है तो स्टार्टिंग में जिस मजा से पीते हो, क्या धीरे धीरे आपका उसका मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम नहीं हो जाता? यूटिलिटी कम नहीं हो जाता? मतलब मानो ये जैसे ही नल को पंप किया या फिर जैसे आपने टैप को ओपन किया, ये जिस जिस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में आपके मुंह में गया और जो मजा आपको आया, जो तृप्ति आपको मिला, ठीक है, क्या सेकेंड टाइम पंप करने के बाद भी आपको उतना मजा आएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। तो ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो सर, मैं यहाँ पर दो एंगल से बात कर रहा हूँ, एक बार मैं सेटिस्फैक्शन का भी बात कर रहा हूँ और दूसरे तरफ मैं यूटिलिटी का भी बात कर रहा हूँ। दोनों ही यूटिलिटी है, एक तरफ जरूरत, एक तरफ यूटिलिटी का कम होना, दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन का लोअर में जाना। ये जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी है इसके बारे में अल्फ्रेड मर्सेल सर बात किया था 1845 के आसपास के, मतलब 1860-70s के आसपास में, और 1930s के टाइम पे सेटिस्फैक्शन को लेके बात किया था हिग्स एंड एलन सर ने। हिग्स एलन सर का मानना था सेटिस्फैक्शन वाइज रैंकिंग कर दो, और अल्फ्रेड मर्सेल सर का मानना था कि धीरे धीरे हर चीज का यूटिलिटी कम होता है, चाहे वो पानी हो या कोको कोला हो या पोटैटो चिप्स हो या फिर
आपका पसंदीदा कोई भी फूड हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसे हम एक इंसान कंज्यूम करता है, हर चीज का। जब भूख लगता है, जब आपको भूख लगता है, पहला जो आपका बाइट होता है उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा कि उसके बाद में सेटिस्फेक्शन ज्यादा आता है? जब बहुत भूख भूख लगता है आपको, मानो स्कूल से या कॉलेज से आए हो और घर पे अपने माँ को बोल रहे हो कि माँ जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगा है, तो आपका पहला जो बाइट है या सेकंड थर्ड बाइट है उसका सेटिस्फैक्शन और मिडिल में जाते जाते और एंड करते करते सेटिस्फैक्शन लेवल डिमिनिश करता है कि नहीं करता है? करता है सर। बस यही कॉन्सेप्ट है सर। इसी चीज पे ऑब्जर्वेशन आया था। अब यही ऑब्जर्वेशन आप किसी भी चीज पे लगाओ, किसी भी चीज पे। जब फर्स्ट टाइम मोबाइल यूज करना चालू किए सर, मतलब मानो आपको स्मार्टफोन जब आया आपके पास या लैपटॉप आया जब आपके पास, उस टाइम पे आप उसको यूज करने का आपका जो यूटिलिटी लेवल था, और धीरे धीरे जब वो आपके पास एकदम नॉर्मल हो गया, तो क्या ऐसा हुआ आपका यूटिलिटी धीरे धीरे कुछ डिमिनिश किया? जरूरत है, मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं। आप कोई बोलेगा सर मैं बड़ा होता गया, हाँ मेरा काम बढ़ता गया, वो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर सेटिस्फेक्शन वे में बात करूँ तो स्टार्टिंग टाइम पे जब हमारे पास में हाथ में मोबाइल आते हैं या फिर हमारे पास लैपटॉप या टीवी आते हैं, उसको देखने का जो मजा होता है ना सर, वो बाद में उस लेवल का नहीं रहता। एम आई राइट सर? बाद में ऐसा लगता है अरे मेरा ही है, जब मर्जी देख लूं, बट उससे स्टार्टिंग में लगता है नहीं ये मेरा नहीं है, शायद कुछ मतलब कुछ देर के लिए मिला है, अब तो कुछ जितना देर तक ये मेरे साथ रहे। किसका बात कर रहा हूं मैं? वही पहली पहली बार मोबाइल देखा हूं, ऐसा बात कर रहा हूं। क्या सही बोला कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा थ्योरी आ सकता है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आ सकता है। ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैं आपको जैसे मानो कि आप मानो टी शर्ट खरीदने जाते हो, ठीक है, टी शर्ट मार्केट एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब मानो आपको टी शर्ट मार्केट में आप चले गए सर। अब टी शर्ट मार्केट में अलग अलग टी शर्ट बिक रहा है, ऐसे यहाँ पर बता रहे सर 65 करके। कहाँ भाई? दिल्ली में। जाओ जाओ खरीद के लाओ और बेचो सर, बड़ा मजा आएगा। पर टी शर्ट 65, 200 टका करके तो बिक ही जाएगा मेरे हिसाब से। क्या बोलते हो, बिकेगा कि नहीं? अब इसमें ये तो लाने का खर्चा भी ऐड करना सर, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है, तो लाते लाते मेरे को लगता है कि पर टी शर्ट का दाम पड़ जाएगा वही 100-120 के आसपास। और उसके बाद अगर आप 200-250 में भी बेचते हो तो ठीक है सर। हम बेचे कि ना बेचे आपका क्या, अब पढ़ाओ। ठीक है सर मैं पढ़ाता हूँ। मानो कि कोई दुकानदार बेच रहा है, मानो कि मैं ही दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं आपको टी शर्ट बेचता हूँ। हाँ शिवास टी शर्ट लेने आया, कौन सा टी शर्ट पसंद है शिवास, जल्दी बोल। सर वो बीच वाला, व्हाइट एंड येलो वाला। ये वाला? ओके। हाँ सर यही वाला। मतलब खुद के लिए लेना है तो यही लेना है हाँ सर। इनमें से? ओके ठीक है, चलो बढ़िया है। मानो कि अभी ये अपना यूटिलिटी था तुम्हारा, तुम ले लो ये वाला। तुम्हारे पास मानो 1000 रुपीज है। अब इसमें से तुम ये वाला आपका जरूरत था, आप ले लिए, मानो 200 के 200 का ले लिए। अब आपके लिए पास जितना पैसा पड़ा हुआ है, 5 टी शर्ट है, अगर 200 करके लेते हो तो 1000 टका लग ही जाएगा। लेकिन ये लेने के बाद आप सोच रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, इतना जरूरत है नहीं, अगर किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो तो आप सोच रहे हो कि फिर आप मुझे पूछ रहे हो कि सर मुझे ये ब्लैक वाला भी थोड़ा पसंद है, या मुझे ये ऑरेंज वाला भी पसंद है, क्या ये भी लेना चाहते हैं? तो फिर आपने सेकंड वाला ये भी पिक किया। लेकिन अब मेरे साथ अभी बार्गेन में आ गए। फर्स्ट वन के लिए ना बार्गेन नहीं किया मैंने, 200 बोला आपको तो, और आप बार्गेन किए थे पर मैंने कम भी नहीं किया। बट सेकंड वन जैसे ही आपने लिया, मैंने बोला इसका भी 200 है, बट आप बोल रहे हो कि सर कुछ तो कम करिए, दो ले रहे हैं। तो दो ले रहे तो कितना हो रहा है सर? 400 हो रहा है, 200 × 2 करके। लेकिन आप मेरे को रिक्वेस्ट करो दादा कुछ तो कम करे। क्या रिक्वेस्ट करते कि नहीं करते? हेलो। हाँ सर। तो आप बोल रहे हो कि दादा दो लेंगे, आप 180 करके लीजिए, 360।
मैं बोल रहा हूँ कि नहीं दादा उतना नहीं पड़ता है, उतना प्रॉफिट नहीं होता है दादा, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी चलिए ठीक है, आप मतलब थोड़ा बार्गेन हुआ, थोड़ा लड़ाई हुआ, फिर लास्ट में 190 करके मैं आपको दिया। 190 इंटू 2 मतलब 380, 2 टी शर्ट का आपको टोटल 380 का मिल गया। अब देखो यहाँ पर 2 एंगल काम गया। सेकेंड टी शर्ट के लिए आप क्यों कम देने के लिए रेडी हो जानते हो? बिकॉज सेकेंड टी शर्ट आपका उतना भी नेसेसिटी वाला नहीं था, तो क्योंकि आपका नेसेसरी कम हो रहा है ना, इसलिए आप कम देने के लिए रेडी हो। और ऐसा होता है सर, अगर मतलब यहाँ पर अगर मानो ये आपके लिए हार्डकोर नेसेसिटी हो जाता ना, अगर मैं बोलता कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं दाम, ठीक है, फिर भी आप ले लेते, ये सर नो। लेकिन अगर आपका ये उतना नेसेसिटी नहीं है, आप क्या बोलते हैं, ठीक है छोड़ो रहने दो, हम आगे देख लेंगे, ये सर नो। हाँ सर, मतलब ज्यादा जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा फिर। तब आप बार्गेन करके ना थम जाओगे, थोड़ा सा एक बार बोलोगे, अगर मैं सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप लेके घर आ जाओगे, 200 टका करके ही लेके आ जाओगे। लेकिन क्योंकि सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन के लिए ना आपका नेसेसिटी कम हो रहा है, तो आप अभी बार्गेन पे उतर जाओगे। और इसलिए उतरोगे क्योंकि आपका यूटिलिटी कम होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब दुकानदार का क्या है, ये तो कंज्यूमर के एंगल से आपने देख लिया, दुकानदार क्या सोचता है। अच्छा चलो, दुकानदार सोचते हैं कि ठीक है यार, अगर एक टी शर्ट में, अगर मेरा एक टी शर्ट बिक रहा था, तो मैं एक टी शर्ट से, मानो आपने इसको अगर 120 में खरीद के लाया था, 200 में बेचा, 80 का प्रॉफिट किया। हेलो, सेकेंड टी शर्ट आपने बेचा, 120 का खरीदा हुआ है, सेकेंड टी शर्ट आपने 190 में बेचा, फिर भी आपने 70 टका प्रॉफिट किया। चलो दोनों मिला के आपके, आप जैसे दो बंदा ने दो लिया, तो दुकानदार सोच रहे ठीक है चलो 200 नहीं 190 करके ही दाम लगाता हूं, फिर भी यहां पर 70, यहां पर 70, कितना होता है 140। तो एक टी शर्ट बिकने में बंदे को 80 का प्रॉफिट होता, लेकिन 2 टी शर्ट बेच के बंदे ने 140 का प्रॉफिट किया। अब 3 टी शर्ट खरीदना है, 3 टी शर्ट खरीदना है आपको, तो दुकानदार को बेचना है, तो दुकानदार बोलेगा, दुकानदार अपना दाम ही बोलेगा कि 190 करके ही ले लो, 3 ले देते, लेकिन फिर कस्टमर बार्गेन करेगा, फिर कस्टमर बोलेगा दादा 3 ले रहे हैं और कुछ कम करिए। फिर दुकानदार सोचेगा कि भाई जितना पड़ता हो सकता है प्रॉफिटेबल तक तो मैं करूंगा। फिर वो बोल रहे, तब आप बोल रहे हो कि दादा 3 लेंगे, आप 180 करके कर दो, 180 इंटू 3, 540 आपके पॉकेट से खर्चा होगा। दुकानदार सोच रहा है अच्छा ठीक है चलो, अगर मेरा एक एक टी शर्ट पे अगर मेरा 60 टका करके भी बचता है ना, 60 इंटू 3, तो भी मैं 180 का प्रॉफिट करूंगा। जहां पर एक टी शर्ट बेच के 80 का प्रॉफिट होता, 2 टी शर्ट करके 140 का प्रॉफिट होता, 3 टी शर्ट में मेरा 180 का प्रॉफिट है। क्या प्रॉब्लम है, खराबी तो कुछ है नहीं। हेलो, आपका यूटिलिटी कम होगा तो दुकानदार भी अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम करेगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है बिजनेस वर्ल्ड, कैसे ये लोग मारपीट करता है दुकानदार और कंज्यूमर। ये मारपीट कैसा मारपीट है रे भाई, ये मारपीट हाथ का मारपीट नहीं है। ये मारपीट कैसा मारपीट है, ये सोच का मारपीट है। कस्टमर सोच रहे हैं मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, दुकानदार भी सोच रहे हैं मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूं, सबको ही प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन ये इसको बोलते हैं प्राइस वार, दाम को लेके वार चलता है कंज्यूमर पे और कस्टमर दुकानदार पे। लेकिन ये मैं अभी आपको दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेनली बात कर रहा हूं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू की, क्योंकि हम लोग का मेन पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। बोलो सर, कि फर्स्ट वन ज्यादा जरूरी था, नो बार्गेन पावर फ्रॉम कंज्यूमर, सेकेंड वन उतना जरूरी नहीं था, बार्गेन पावर आ गया, थर्ड वन उतना भी जरूरी नहीं है, बार्गेन पावर और आ जा रहा है। तो जितना आपका यूटिलिटी कम होगा, आप ऑलवेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए कम पे करना चाहोगे। दुकानदार आपको तब तक देगा जब तक उसका प्रॉफिट रहेगा। हेलो,
हेलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है? जी सर। सर ये बड़ा बाजार वाले बिजनेसमैन और नॉर्मल लोकल एरिया का बिजनेसमैन में भी क्या फर्क है? कोलकाता में बड़ा बाजार के बारे में जानते हो सर? कोलकाता बड़ा बाजार क्या बड़ा मार्केट है? थोक मिलता है, मतलब हर यस चीज सर। का होलसेल मिल जाता है। हाँ, तो वो लोग कैसे होलसेल में दे देता है? वो लोग होलसेल में कैसे दे देता है? मतलब वही चीज अगर आप नॉर्मल मार्केट में खरीदने जाओगे, बड़ा बाजार में वही चीज आपको सस्ता में कैसे मिल जाता है? क्योंकि वो लोग थोक में देता है। वो लोग थोक में देता है, मतलब होलसेल में देता है। एक नहीं, कम से कम 12 चीज लेना पड़ता है, 12 पीस 13 पीस करके लेना पड़ता है ना सर? ये देखो, मैं आपको कॉटन स्ट्रीट लेके चला गया आपको। कॉटन स्ट्रीट में क्या है? कपड़ा का मार्केट है सर। ठीक है, यहाँ पर सारा इमेज नहीं आ रहा है, बट कभी अगर आप कोलकाता विजिट करते हो, जैसे ये सत्यनारायण एसी मार्केट, ठीक है, ये तो फिर भी रिटेल मार्केट की तरह ही है, बट अगर आप कॉटन स्ट्रीट में ये एरिया में जाओगे ना, यहाँ पर आपको बहुत सारा कपड़ा का मार्केट मिलेगा, बहुत भयंकर मार्केट है कॉटन स्ट्रीट। ठीक है, क्या नहीं मिलता सर? हर चीज मिलता है कपड़ा का। यहाँ पर आपको सस्ता में कैसे दे देता है? बिकॉज वो लोग लार्ज अमाउंट में बिजनेस करते हैं, वो पर यूनिट पे प्रॉफिट कम लगा के भी एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, जो नॉर्मल एक बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट बेच के सारा दिन में वो भी नहीं कमा सकता, लेकिन होलसेल में आपको ये मौका है। लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास ज्यादा आना पड़ेगा, और क्योंकि बड़ा बाजार ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है होलसेल में, और अभी तो एशिया का भी वन ऑफ द बेस्ट बड़ा मार्केट है सर, तो ये सुविधा इनको मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये पूरा खेल इकोनॉमिक्स का है। रिटेलर और होलसेलर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है सर, कंज्यूमर बिहेवियर से ही आया है। समझ में आ रहा है ना? हेलो असीमा, समझ में आ रहा है आपको? बोलो। यस सर, आ रही है। सर तो यही है सर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो अल्फ्रेड मर्सल सर ने इस पॉइंट पे बात किया था, कि दैट एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन, जैसे जैसे आप एक कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ाता है, ठीक है, हर यूनिट में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है, ठीक है, कंज्यूमर के पास, और वो एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ऑलवेज कम पे करना चाहेगा। जैसे टी शर्ट में अभी सिवास के साथ मेरा कैलकुलेशन चला, ठीक है। अब आपको मन में चल रहा होगा कि सर ये तो आपने अल्फ्रेड मर्सल सर का कॉन्सेप्ट समझाया, यस, तो फिर यहाँ पर हिक्स और एलन सर का कहाँ है? सर हिक्स एंड एलन सर ने इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में बात किया सर। क्या थ्योरी? इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, विच इज एन ऑर्डिनल थ्योरी। अच्छा, मैंने एक बात कहना भूल गया था, ये जो दोनों थ्योरी है ना, जैसे अल्फ्रेड मर्सल सर का मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे कहते हैं कार्डिनल थ्योरी। ये कार्डिनल थ्योरी है और ये ऑर्डिनल थ्योरी है। क्या आप लोग जानते हो कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में क्या फर्क है? हाँ सुबीर, एनी आइडिया? कार्डिनलिटी एंड ऑर्डिनलिटी पे क्या फर्क है? बोलो। सर एक में हम रैंकिंग दे सकते हैं यूटिलिटी को, और एक में हम नंबर दे सकते हैं, मतलब कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, ऐसा हो सकता है। सर कार्डिनल का मतलब है नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग इन द सेंस क्वांटिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जो है क्वांटिटी पे विश्वास करता है, मतलब कम या ज्यादा ऐसा सोचता है, ठीक है। मतलब जैसे मानो तुम टी शर्ट ले रहे थे, अब तुम्हारा सोच क्या था? तुम क्या बोल रहे थे दुकानदार को? जैसे कि तुम्हारा दुकानदार कौन था? मैं था ना। तो तुम मुझे क्या बोल रहे थे कि सर 4 टी शर्ट लेंगे, 3 टी शर्ट लेंगे, कम करो, ठीक है। तो आप क्वांटिटी सोच रहे थे ना? अब क्वांटिटी सोच रहे थे, एक पीस के लिए दाम कम नहीं हो रहा था, पर 2 पीस 3 पीस लेते ही आप क्या बोल रहे हैं कि सर 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, कुछ तो कम करे। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये कार्डिनलिटी, क्या आप क्वांटिटी में सोच रहे हो, और यही है मर्सल सर का सोच। मर्सल सर का पॉइंट ऑफ व्यू, अल्फ्रेड मर्सल सर का पॉइंट ऑफ व्यू यही कार्डिनलिटी पे चलता है। लेकिन देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्डिनलिटी। कार्डिनल वाले नंबर में सोचता है, ठीक है, और ऑर्डिनल वाले रैंकिंग में सोचता है। और रैंकिंग मतलब पसंद नापसंद का बात है। अगर आपको ये पसंद है तो इसका यूटिलिटी आपके लिए काम का है,
मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देखो सर, मार्केट में देखना अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई कुछ भी पहन लो भाई, अगर सस्ता में मिले तो अच्छा है। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है भाई एक पहनूंगा अच्छा पहनूंगा, सस्ता में 4 नहीं पहनना है, पर अगर महंगा में एक पहनना हो तो वही पहनूंगा। बोलो सर, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर, ठीक होता है, है। होता है ना। जैसे अच्छा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सुबीर को क्या चाहिए? मतलब एक पहनो अच्छा पहनो कि 4 अगर मिल जाए थोड़ा बहुत एडजस्ट में कर लूंगा? कौन से किस चीज के साथ जाना चाहोगे? सर 4। एक बढ़िया 4। मिलेगा सर। सिवास सिवास का कॉन्सेप्ट ऑर्डिनलिटी पे जा रहे हैं और सुबीर का कॉन्सेप्ट कार्डिनल पे अपने तो जा रहा सर है। कहानी भी है, मतलब सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। क्या क्या? अपने में मतलब हम लोग में बिहारी में एक कहानी है कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। मतलब सस्ते तो बार बार आते रहेंगे, महंगा अच्छा एक बार ही लेना है। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच है, ऐसा हाँ नहीं सर। कि कोई। ठीक है, बात मतलब बिहारी का हो या बंगाली का, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट दैट। अच्छा असीमा क्या बोलोगे, बोलो। असीमा का भी ओपिनियन ले लेते हैं। 4 चाहिए कि एक अच्छा चाहिए? सर एक का चाहिए। आवाज कट गया, फिर से बोलो। एक अच्छा। हेलो। यस सर, ओके सर, ठीक है। एक अच्छी चाहिए सर। एक अच्छे, ठीक है। मतलब अगर आपको दिवाली में या जो भी आपका फेस्टिव है, ठीक है, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, रथ यात्रा हो, वट जिसका जो भी फेस्टिव हो, या छठ पूजा हो, मतलब अगर आपको मानो दिवाली के टाइम पे ड्रेस खरीदने के लिए अगर 1000 टका मिलता है, तो आप 1000 में एक ड्रेस लेना पसंद करोगे या 1000 में 4 टी शर्ट लेना पसंद करोगे? इस कैटेगरी में मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप हिक्स एलन सर को मानोगे तो वो किस चीज पे जा रहे हैं? अच्छा आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे सर? क्या लगता है, 4 या एक अच्छा? सर मैं भी एक अच्छा पे जाऊंगा, मतलब मेरा सोच थोड़ा इस तरह का है। मेरा भी तो कुछ सोच होगा ना सर, ठीक है, जैसे आप लोग ऑनेस्टी के जवाब दिए, मेरा भी अपना ऑनेस्टी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर, सबका अपना अपना सोच है और हर सोच का इकोनॉमिक्स में इफेक्ट आता है सर। इवन मार्केट भी उस इफेक्ट में चलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। इसी तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना तो इकोनॉमिक्स समझना बहुत आसान हो जाता है। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये ऑर्डिनल थ्योरी है। ऑर्डिनल थ्योरी में प्रेफरेंस पे बात चलता है, हाउसहोल्ड्स प्रेफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव बंडल्स ऑफ गुड्स बाय मींस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मिलेगा, सब एक दूसरे से मतलब डिफरेंट है पर एक है, मतलब यूटिलिटी सेम है, मतलब क्या बोलेंगे सर, इनडिफरेंट, मतलब इनडिफरेंट इन द सेंस यूटिलिटी सेम है बट आपके पास कॉम्बिनेशन करने का मौका मिलेगा। मतलब बेसिकली आप उसको रैंकिंग करोगे, आप उसे रैंकिंग करोगे, आप सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सोचोगे कि भाई किस कौन सा सेटिस्फैक्शन आपको, कौन सा पर्टिकुलर चीज आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मानो कुछ लोग नशा करता है, ठीक है, अब मैं खराब नशा में ज्यादा नहीं जाऊंगा, नशा तो बहुत चीजों का होता है, बट एक बेसिक लेवल बेवरेज का नशा के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा आप लोग मुझे बताओ सर, जल्दी बताओ, टी चाहिए, टी पसंद करते हैं आप लोग कि कॉफी पसंद करते हो? कॉफी सर जी। चलो मुझे सिवास का वोट कॉफी पे गया। सुबीर किधर जाओगे, कॉफी में भी टी पे? सर टी। चलो सुबीर का वोट टी पे आया। असीमा का किधर वोट जाएगा, टी या कॉफी? सर टी। अच्छा चलो असीमा भी टी, मेरा वोट भी टी पे जाएगा सर। तो टी पे 3 वोट गया, कॉफी में 1। अच्छा अगर मानो, अच्छा कॉफी भी तो पसंद करते होंगे, जैसे ठंड का टाइम पे तो कॉफी जरूर लेते होंगे, है ना? मैं तो ठंड पे कॉफी लेता हूँ सर, ठीक है। मतलब जैसे अभी विंटर चल रहा है ना हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो ये विंटर टाइम ही है जहाँ पर जिस टाइम पे कॉफी मुझे पसंद आता है। बट अगर मुझे पूछो कि दिन में कितना बार कॉफी लेना है, चाय लेना है, तो मैं ज्यादातर चाय लेता हूँ, कॉफी कम। वैसे दिन में 2 बार चाय लेता हूँ मैं, एक सुबह और एक शाम को, एक एक रूटीन सा लेता हूँ। बीच में अगर विंटर टाइम है तो एक बार आध बार कॉफी में ले लेता हूँ। अब सवाल ये उठता है
कि सर कोई भी नशा अच्छा नहीं होता, यस दैट्स ट्रू, बट मेरा नशा नहीं है, बट हल्का फुल्का। अब बात यह है सर, अगर मुझे टी और कॉफी में रैंकिंग करने बोला जाए तो मैंने तो टी को चूज किया, लेकिन अगर मुझे ऐसा क्या बोला जाए कि भाई कितना बार टी करोगे और कितना बार कॉफी, मतलब अगर ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि एक कप कॉफी, क्या हो गया, एक कप कॉफी इक्वल्स टू 2 कप टी, या 2 कप टी इक्वल्स टू 1 कप कॉफी, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। किसी के लिए 2 कप चाय के बदले 2 कप चाय के बदले 2 कप टी के बदले किसी को लगता है कि भाई 1 कप कॉफी पिला दो, मैं सेटिस्फाइड हूं। कोई बोलता है कि भाई कोई उल्टा बोलेगा, 1 कप कॉफी के बदले 2 कप चाय पिला दो, मैं खुश हो जाऊंगा। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग कि आपको 2 कप चाय चाहिए, 1 कप कॉफी चाहिए, कि 1 कप कॉफी चाहिए, 2 कप चाय चाहिए। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनलिटी जो हाउस होल्ड प्रेफरेंस पे चलता है। जैसे आप लोग लूची या पूरी खाते हो सर, हम लोग बंगाली में लूची बोलते हैं, हिंदी में पूरी कहते हैं। यस सर, हिंदी में है ना, हम लोग जिसको लूची बोलते हैं हिंदी में उसी को पूरी बोलते हैं। तो बंगाली लोग जो लूची बनाते हैं वो किसका बनता है, आटा का कि मैदा का? मैदा का हाँ, बनता है सर। आटा और का सर। भाई देखो फर्क समझ में आ गया सर। बंगाली जो लूची बनाते हैं ये मैदा का होता है, लेकिन अगर हम दूसरे कास्ट में देखते हैं जैसे मारवाड़ीज, बिहारी, इवन उड़िया में भी मैं देखा हूं कि वो लोग पूरी बनाते हैं आटा का, जो एक्चुअली लूची है सर, बट आटा का। ठीक है, अब ये ह्यूमन प्रेफरेंस है ये प्रेफरेंस पे चलता है सर। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर लिखूं बंगाली लूची वर्सेस पूरी, अब पता नहीं समझ पाएगा कि नहीं गूगल, बट हाँ ये देखो यहाँ पर कोरा में आया है सर, लूची वर्सेस पूरी, क्या फर्क है। ठीक है, भारत में ज्यादातर केस में पूरी खाया जाता है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में लूची खाया जाता है। लूची थोड़ा सा ना व्हाइट कलर का होता है, और पूरी जो होता है ना वो थोड़ा सा रेड कलर का होता है, बिकॉज वो आटा से बनता है। ठीक है, यहाँ पर पूरी नहीं है, सारा सारा लूची दिख रहा है मुझे, यहाँ सब लूची है। आई थिंक ये आटा का है, थोड़ा मोटा है। ये देखो ये ऐसा होता है बंगाली लूची। ठीक है, क्योंकि ये मैदा से बनता है। सो ये प्रेफरेंस पे है। ठीक है, अब सबका अपना अपना प्रेफरेंस के ऊपर बेस करके ये यूटिलिटी अप्रोच चलता है सर। ठीक है, क्योंकि ये हिक्स एलन का मानना है कि भाई यूटिलिटी तो प्रेफरेंस पे चलेगा। ठीक है सर, क्या फर्क क्या पड़ रहा है इससे? अरे इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखो ऐसे ही नोबेल नहीं मिला था। So indifference curve theory, which is an ordinal theory, shows the household preference between alternative bundles of goods by means of indifference curve. The important properties of an indifference curve are indifference curve slope downward to the right. It is always convex to the origin. Two ices never intersect each other. It will never touch the axis, and higher the indifference curve, higher is the level of satisfaction. Consumer at an equilibrium at the point where the budget line is tangent in the indifference curve and marginal utility. सर क्या है ये? चलो सर, मुझे इंडिफरेंस कर्व में थोड़ा बात करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिफरेंस समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल्स में मुझे जाना ही पड़ेगा सर। चलो अच्छा, एक मिनट मैं थोड़ा सा पॉइंट ओपन कर लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं सर कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो कंज्यूमर बिहेवियर में, फिर इक्विलिब्रियम भी बताऊंगा। कंज्यूमर बिहेवियर में मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज वेल एज हिक्स एलन अप्रोच, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच, कैसे काम करता है। तो मैंने इतना देर से आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझा दिया था जो कार्डिनल अप्रोच है, और अब मैं आपको थोड़ा हिक्स एंड एलन अप्रोच जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बात कर। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड सर। ठीक है, ये देखो सर, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कैसे देखने में होता है, इसका ग्राफ देख लो। ये कार्डिनलिटी है सर। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, धीरे धीरे यूटिलिटी कम होता है, और यूटिलिटी जब कम हो जाता है तो उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा देखने में होता है। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुक जाओ।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लेके आ गया कार्डिनलिटी की तरफ से ऑर्डिनलिटी के अंदर, ठीक है। हिग्स एंड आइलैंड पे बात कर रहा ना, तो मैं थोड़ा हिग्स एंड आइलैंड का बात कर लूं। द थ्योरी इज अल्टरनेटिव एंड मोर रियलिस्टिक मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर डिमांड। मतलब ये सीरियसली क्वांटिटी से ज्यादा पसंद में बहुत ज्यादा मार्केट चलता है, तो ये काफी रियलिस्टिक माना गया है। बट इंडिया में दोनों बिकता है सर, क्वांटिटी में भी मार्केट बिकता है और पसंद में भी मार्केट में बिकता है। So it is based on consumer preference. The consumer preference approach is an ordinal concept based on ordering of preference. मतलब जो पसंद पहले आएगा उसके बाद धीरे धीरे रैंकिंग वाइज जो पहले ज्यादा पसंद है वो पहले कंज्यूम किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो कम पसंद है उसका कंजम्पशन चलेगा। और ये जो कंज्यूमर प्रेफरेंस के ऊपर जो इंडिफरेंस कार्व बनता है, वो इंडिफरेंस कार्व का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह से बनता है। Assumptions underlying IC approach, जिसे IC भी कहा जाता है। IC क्यों? इंडिफरेंस कर्व, इसका शॉर्ट फॉर्म है। कंज्यूमर इज रैशनल एंड पॉसेस फुल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा माना जाता है जो कंज्यूमर या कस्टमर है उन्हें मार्केट के बारे में पूरा आइडिया है, ठीक है, और उन्हें इंफॉर्मेशन है मार्केट का। कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मतलब कौन सा दो कॉम्बिनेशन उसे पसंद है, ठीक है, और कौन सा दो कॉम्बिनेशन उन्हें सेटिस्फाई करेगा इसका भी उनको पता है। कंज्यूमर हैज कांस्टेंट कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर, मतलब इसी तरह का कंजम्पशन पैटर्न कस्टमर के अंदर या कंज्यूमर के अंदर देखा जाता है। इसीलिए बोल रहे कि अगर कोई कस्टमर ए से बी प्रोडक्ट पसंद कर रहा है और बी से सी प्रोडक्ट भी पसंद कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कस्टमर ए से सी पूरा पसंद कर रहा है। मतलब इफ यू लाइक ए टू बी एंड यू आल्सो लाइक बी टू सी, then we can easily see the customer can prefer A to C, है ना। So more is preferable to less. If combination A has more commodity than combination B, then A must be preferable to B. ये कुछ assumptions है, किसी भी particular concept को समझने के लिए कुछ assumptions लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंडिफरेंस कार्व के लिए जो नोबेल मिला था हिग्स एलन को, ठीक है, तो उस पे ये assumptions लिया गया था, ठीक है, और इसी assumptions को आपको भी पढ़ाया जा रहा है सर। अब इंडिफरेंस कार्व कैसे काम करता है उसको ग्राफिकली अगर आप समझोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब ये ग्राफ को थोड़ा देखें। अच्छा, मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिमिनिशिंग पैटर्न है वो भी ग्राफ को ड्रॉ करके अभी दिखा देता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं क्योंकि इस पॉइंट पे आ गया तो थोड़ा बता ही देते हैं ना सर, उसके बाद दिखा देंगे मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जरा देखो सर क्या कहता है इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन। आईसी इज द कर्व, आईसी कर्व ये है सर, ये दिस इज द आईसी कर्व। सर देखने में तो डिमांड जैसा ही है, हाँ सर देखने में डिमांड जैसा है, पर डिमांड है नहीं है, ये आईसी है। तो क्या मतलब क्या है इसका? सर आईसी इज द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कोई भी दो गुड्स आप ले रहे हो, व्हिच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम हम लोगों को ये सेटिस्फैक्शन को समझाने पे हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब बात कुछ ऐसा है कि जैसे मैं आपको अभी टी शर्ट के बारे में बात कर रहा था, फिर मैं आपको लूची के बारे में बात कर रहा था ना, कहाँ चला गया लूची वाला इमेज? चला गया सर। लूची के साथ, हाँ सर, लूची के साथ क्या खाया जाता है? लूची विथ आलू दम चाहिए कि छोला दाल चाहिए? बंगाल में लूची के साथ आलू दम भी पसंद किया जाता है, हाँ सर। लूची के साथ, तो सर मैं आपको लूची खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अभी, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिए बात पे। अच्छा आप लोग क्या पसंद करते हो लूची के साथ? आलू दम, छोला दाल का सब्जी, मतलब जिसको चना दाल भी बोलते हैं, या फिर प्लेन सफेद आलू की सब्जी, या बैगन भाजा के साथ भी लूची अच्छा लगता है कुछ लोगों को। सर कहना क्या चाहते हो? या लूची के साथ मिठाई क्या पसंद करते हो? जैसे कि लूची के साथ आलू दम है, अरे बोलो ना क्या पसंद करोगे? सर वो चना दाल, हाँ चना। वो जो दाल होता है ना चना वाला, वो वाला। अच्छा, लूची और चना दाल। अच्छा सर मुझे ना ये लूची के साथ ज्यादा पसंद आता है, वो क्या बोलते हैं इसको, सादा सादा आलू बोलते हैं हम लोग बंगाली में इसको, मतलब सिंपल आलू का सब्जी, सिंपल आलू का सब्जी, ठीक है, एकदम प्लेन, जिसमें कुछ नहीं रहता है, थोड़ा सा जीरा या कालो मतलब ब्लैक जीरा जो होता है उससे छुक्कन दिया जाता है। मैं उसके साथ लूची को मुझे ज्यादा पसंद आता है। आलू दम ठीक है चलता है, बाकी सभी मैं खा लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, बट आई लाइक दैट मोर।
अब सर मेरा कहने का मतलब जैसे ये वाला, ये थोड़ा सा लिक्विड में होता है, ये जैसे एकदम सूखा कर दिया, इतना सूखा नहीं, इसको थोड़ा सा इसमें पानी रहना चाहिए। और आप लोग जो बोल रहे हो वो आई थिंक ये है चना दाल वाला। हाँ चलो ठीक है। और सर इसमें मेरा कहने का मतलब क्या था मैं आपको बता दूं, ये मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये जो आलू का सब्जी है ना, ये वाला मुझे पसंद आता है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, ये मेरा मेन पर्पस नहीं है सर। हम लोग यहाँ लुची आलू दम खाने थोड़ी बैठे हैं। हाँ लेकिन मैं आपको सेटिस्फैक्शन लेवल को समझाने के लिए बैठा हूं कि आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन उठा लो, दो गुड़ चाहिए ना आपको, कि आप लुची के साथ आलू दम ले लो, या लुची के साथ आलू सब्जी ले लो, या चना दाल ले लो, ठीक है, या लुची के साथ मीठा ले लो, वट एवर यू लाइक, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। अब आईसी का क्या बताते हैं कि मानो कि आपको 4 पीस लुची और 1 प्लेट आलू सब्जी चाहिए, या 1 प्लेट छोला दाल चाहिए, चना दाल जिसको बोलते हैं, छोला दाल। कोई बोलेगा नहीं हमें 1 प्लेट नहीं 2 प्लेट छोला दाल चाहिए और 2 पीस आलू, मतलब देखो सर क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा हमें। हर चीज तो एकदम आपके पसंद के हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। खेल ऐसा है, या तो आप 4 पीस लूची ले लो या पूरी ले लो, उसके साथ 1 प्लेट छोला दाल ले लो। मतलब आपके पास जो बजट है ना, आपको बजट के हिसाब से चलना होगा। 4 पीस लूची ले लो, 1 प्लेट छोला का दाल दे दो, या फिर उल्टा, छोला दाल अगर आपको ज्यादा पसंद है लूची से भी, तो छोला दाल अगर आपको ज्यादा लेना है तो लूची को कम करना पड़ेगा। मतलब और 1 प्लेट छोला दाल मैं आपको दे सकता हूं, बट आपको लूची 2 ही मिलेगा, बिकॉज बजट आपका कांस्टेंट है, बजट आपके पास उतना नहीं है। सो इफ यू वांट कि मुझे छोला दाल ज्यादा पसंद है तो मैं 2 प्लेट छोला दाल लेना चाहता, और मुझे पूरी कम चाहिए, तो मानो एक दुकान में आपने गए तो आप बोले कि नहीं 6 पीस लूची और 1 प्लेट चना दाल, और आपका बजट है मानो 50 टका, 50 रुपीज, ठीक है। लेकिन आपके बजट इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब 50 टका में अगर आप 2 प्लेट चना दाल चाहते हो तो आपको पूरी कम करना पड़ेगा, 6 पीस से आपको 4 पीस पूरी हटाना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर लो, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपका भूख भी पूरा होना चाहिए और आपको खाने का मजा भी लेना है। सो कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बिल्ड करना है। कैसे कॉम्बिनेशंस? देखो सर, 2 गुड्स हैं, अब आप गुड्स एक से गुड्स वाई है, आप गुड्स वाई को चना दाल करोगे नहीं, एक काम करते हैं गुड्स वाई को लुची बना लेते हैं। हेलो, चलेगा? और गुड वाई इज लुची एंड गुड एक्स इज चना दाल। हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज लग रहा है आप लोगों को लुची चना दाल का मजा आ गया होगा। घर पे माँ को बोलो सर लुची और चना दाल बनाने के लिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो सर। यस सर। हाँ सर। अब देखो आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो 12 पीस लुची लो, 1 प्लेट चना दाल, ठीक है, मतलब 1 कटोरी। लेकिन आपका बजट कांस्टेंट है सर, बात को ध्यान में रखिएगा। आपके पास मानो 100 रुपीज ही हैं, और 100 रुपीज में 12 पीस लुची, 1 प्लेट 1 कटोरी चना दाल मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि चना दाल 2 प्लेट चाहिए, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? अगर चना दाल 2 प्लेट चाहिए तो क्या करोगे? सर लूची घटाना पड़ेगा। सिंपल बात है। सिर्फ 3 प्लेट चना दाल चाहिए तो लुची और कम करो, 4 प्लेट चना दाल चाहिए तो लुची और कम करो। इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, हर एक कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाई करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, ये डी कॉम्बिनेशन है। और अगर आप ईच कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर जोड़ देते हो तो आपको जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलता है, इसे हम लोग आईसी कर्व बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है साहब? हाँ सर। ठीक है, और ये इसका नेचर है सर, इंडिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड टू राइट।
In the above table and figure, it shows that indifference curve has negative slope. That implies that it sloped downward from left to right. ये देखो ये left side से right side में, like just like a Dimond curve. The reason underlying this property is that if consumer has to stay the same level of satisfaction, अगर आपको same level of satisfaction में रहना है, एक घटाएंगे तो दूसरा बढ़ाएंगे. ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है ना? तो क्योंकि एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, और यही कारण है कि डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट टू राइट में जाता है. ठीक है, अगर दोनों को बढ़ाते या दोनों को घटाते तो कभी भी ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना बनता. मतलब अगर ऐसा होता कि 12 से ये 6 हो रहा है तो ये 4 से 3 हो रहा है, तो कभी भी आप ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते. और ये रीजन इसलिए है कि एक कम हो रहा तो दूसरा बढ़ रहा है, तभी आपका ये डिक्रीज हो रहा है और डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है और लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है. सो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट. किसने कहा ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्डअप बाय हिग्स एंड एलन, जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल में मिला, इकोनॉमिक पीस नोबेल. ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन अप्रोच दुनिया भर में चलता है, नॉट जस्ट इन यूरोपियन या वेस्टर्न रीजन. You can see this concept in every society, in every country, in every parts of the world. और ये ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस करके होता है. ह्यूमन ऑटोमेटिक अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपने आप को ढल देता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ. यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ABCD. 2 गुड्स हैं, एक है गुड्स X मतलब चना दाल, गुड Y मतलब लूची या पूरी. ठीक है, बंगाली में हम लोग लूची बोलते हैं सब, और हिंदी में पूरी बोलते हैं इसको. हम लोग जिसको पराठा बोलते हैं, हिंदी में एक बेल्ट है जिन लोग उसको ना तावा पूरी बोलते हैं. ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं उसको पराठा. ठीक है, कुछ लोग इसे तावा पूरी भी बोलते हैं. सर आपको इतना सारा कैसे पता चल जाता? अरे सर मैम जो है वो मारवाड़ी है, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अच्छा हम लोग जिसे बंगाली में उसको पराठा बोल देंगे तो मैम उसको तावा पूरी बोल देते हैं. तो फिर स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होते थे, तावा पूरी क्या हो गया. ठीक है, और ऑयल में पूरी कैसे बनता है, तो ये थोड़ा मुझे नेचुरली पता चल जाता है सर कि ये सब इतना सारा नाम कहाँ से आया. सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर. सब चीज में पढ़ाई थोड़ी करना पड़ता है, कुछ चीजें जिंदगी से भी सीखने को मिल जाता है. नाउ ABCD. अब गुड X अगर आप मतलब मानो चना दाल आप 1 कटोरी लेते हो तो 12 लूची ले रहे हो. यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं सर आप लोग, MRS XY. हेलो, इसका मतलब जानते हैं? इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बिटवीन X एंड Y. मतलब एक प्रोडक्ट को ज्यादा लेने के लिए दूसरा प्रोडक्ट को कैसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है टू रीच द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब इकोनॉमिक्स कहता है कि कंज्यूमर हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा, और अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को बरकरार रखने के लिए कंज्यूमर ऑलवेज ऐसा ही चाल चलता है जिसमें उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बना रहे और उसे थोड़ा बहुत एक दूसरे को सेटिस्फाई मतलब सैक्रिफाइस करना पड़े या सब्स्टिट्यूट करना पड़े. तो जिस रेट में वो सब्स्टिट्यूट चलता है उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 12 लूची लेना है तो 1 कटोरा मिलता है आपको सब्जी. ठीक है, अब इसको जब भी 1 से 2 करना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो बजट है उस बजट के हिसाब से आपको लूची का अमाउंट या पूरी का अमाउंट को 6 यूनिट में कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 1 कटोरी एक्स्ट्रा सब्जी मिलेगा. एक चीज याद रखना सर, कंज्यूमर का ऑलवेज एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा एक बाधा में रहता है. क्या बोलो तो कि उसके पास बजट लिमिटेड है. जैसे मैं आप लोगों का भी अपना अपना ऐसा एक्सपीरियंस होगा. मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है सर. मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था. सर क्रिकेट आप बोलोगे सर बहुत लोग खेलता है. हाँ सर, मैं भी बहुत लोगों की तरह मैं भी खेलता था. बट सर मुझे ना स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल में चांस मिला था. ठीक है, मतलब ड्यूस में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला होता है ना सर, उसमें. तो स्कूल लेवल कंपटीशन के टाइम पे, बहुत पुराना बात है, मुझे याद आया इसलिए बोला आपको. तो जब मुझे चांस मिला तो मैं घर पे बोला कि मुझे ऐसे स्कूल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में मुझे चांस मिला है. पूरा डिस्ट्रिक्ट में से 11 जो खिलाड़ी चुना गया था, ठीक है, 11 प्लेयर, उनमें से मैं एक था. ठीक है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था वेस्ट मिदनापुर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट.
उसमें से मैं 11 प्लेयर में से एक था। अंडर 14 में भी मैं चुना गया था और अंडर 16 लेवल को भी लिए भी मैं चुना गया था। ठीक है, बस स्कूल मतलब 8 7 8 9 10 के टाइम का बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो बात यह है कि सर चांस तो मिल गया, बट उससे पहले तो हम लोग टेनिस बॉल में खेलते थे। अब चांस जब मिला तब तो ड्यूज खेलना होगा। तो मैं पहुंचा सर क्रिकेटिंग किट्स लेने के लिए। अब क्रिकेटिंग किट्स लेने का जब हम लोग पहुंचे तो पापा तो इतना बजट कम करके दिया कि बैट लेना है तो पैड नहीं मिलेगा और पैड लेना है तो बैट नहीं मिलेगा। क्या करें? समझ में कुछ आ रहा है सर? बहुत पुराना बात है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मेरे सामने एक ऐसा सिचुएशंस आया कि अगर पैड लोगे तो बैट नहीं ले सकते। हेलो, आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये क्रिकेटिंग किट्स है। ठीक है, अब इसमें मुझे मिला था सर एसएस कंपनी का ही मैं लिया था, बट काफी सस्ता, सबसे सस्ता वाला जो था। अब इसमें बैट का दाम मुझे जितना याद रहा है कम से कम 1,000 टका का बैट था उस टाइम पे। 2003 का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 18 साल 20 साल पहले का बात। ठीक है तो 1,000 टका का अगर बैट है, बजट मेरे पास था मोस्ट प्रोबेबली 1,500 से 2,000 टका। ठीक है, अब एक एक पैड का ही दाम आ रहा था उन दिनों 300 टका 350 टका करके, सबसे सस्ता वाला। तो मुझे याद है कि अगर बैट को अच्छा लेना है तो पैड नहीं ले पाओगे। मतलब अगर मैं थोड़ा अच्छा बैट लेने के लिए सोच रहा था, जैसे मैं सोचा था कि एसजी का बैट लेना है, बट एसजी का बैटिंग का स्टार्टिंग रेंज ही होता था 1800-1900 से। ठीक है, मुझे उस टाइम का बात कर रहा हूँ, आजकल तो 5-7 हजार 10 हजार के नीचे नहीं आएगा। तो ओरिजिनल ड्यूस बैट जो सर, पैड का दाम मैं सबसे सस्ता वाला 300 टका जोड़ा वाला ले रहा था, लेकिन अच्छा पैड लेना है तो कम से कम 1,000 1,500 2,000 का आसपास दाम पड़ेगा और भी ज्यादा। मैं बड़ा चिंता में कि इतना कम बजट में 2,500 हार्डली मेरे पास था, 2,500 के आसपास, इसमें से इतना सारा चीज कैसे लेंगे। तो मुझे याद है सर मैंने सारा किट्स लिया था। तब मैंने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि आपको एक कंप्लीट किट्स तो चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिना पैड का आप खेल नहीं सकते, बिना बैट का भी नहीं खेल सकते, बिना हेलमेट का भी नहीं खेल सकते, एटलीस्ट ड्यूज में तो आप नहीं खेल सकते। टेनिस बॉल का बात अलग है, उसमें सिर्फ एक बैट लेके उतर जाओ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में यू नीड द ऑल दीज थिंग्स। विदाउट ग्लव्स आप बैट नहीं कर सकते, पेस बॉल को कैसे हैंडल करोगे? तो मुझे इतना पता था कि मुझे सारा का सारा किट्स तो चाहिए, और आई हैव अ लिमिटेड बजट। तो मुझे लेना पड़ा था, मैं कॉम्बिनेशन करके लिया था उसी बजट के अंदर। आपको समझ में आ रहा है सर? हेलो, अब बात तब पसंद का नहीं था, तब मुझे बजट के अंदर भी अपना कॉम्बिनेशन को फुलफिल करना था। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हेलो, कि किस तरह से हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का कॉन्सेप्ट को यूज किए थे, ठीक जैसे यहाँ पर आप लूची और सब्जी के अंदर देख रहे हो। अरे शिवाज सुबीर बोलो, समझ में आएगी नहीं? असीमा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये जिस Yes, sir. कॉन्सेप्ट से ये कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं कंज्यूमर, इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बिटवीन प्रोडक्ट्स कहा जाता है। लेकिन कंज्यूमर जो है वो कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनाए, सेटिस्फैक्शन तो लेके जाएगा, उस पर्टिकुलर लेवल में अपना बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो जरूर निकालेगा। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन को कुछ भी चूज करें, जैसे मैंने चूज किया था कि मैं थोड़ा बैट को अच्छा करके पैड को खराब किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बैट अगर 2 दिन बाद फिर से टूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। पैड अगर थोड़ा भारी भी होगा, क्योंकि क्वालिटी खराब होगा, जब स्पॉन्ज थोड़ा सा भारी वाला दे दिया मुझे, जिसको पहन के मुझे दौड़ने में दिक्कत होगा, बट चलो चल जाएगा, है ना? लेकिन बैट को थोड़ा अच्छा करना है, इसलिए मैंने 1,200 का बैट लिया था और पैड का दाम को कम कर दिया था। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू, आप क्या कॉम्बिनेशंस बनाते हो अपने जरूरत के हिसाब से। ऐसा आप लोगों के पास भी एग्जाम्पल होगा सर, मैं अपने जिंदगी के तजुर्बे से बोला, आप अपने तजुर्बे से भी याद कर सकते हो। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ, एक चीज याद रखना सर, दो अलग अलग आईसी कभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करता। ये कैरेक्टर है आईसी का। स्टार्ट वो एक ही जगह से करेगा, सोर्स ऑफ यूटिलिटी तो सेम है ना,
बट स्टार्ट करने के बाद वो कभी भी एक दूसरे को मैच नहीं करता। एक्चुअली ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आईसी कर्व, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्शन नहीं है, देखने में लगता है इंटरसेक्शन है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कोई दो आईसी कॉम्बिनेशंस निकलते हैं उसे इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं बोलेंगे। बस इतना याद रखिए कि इंटरसेक्शन दो आईसी कर्व का कभी नहीं हो सकता, बिकॉज दो अलग अलग आईसी अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल बनाते हैं, और दो आईसी का अलग अलग सेटिस्फैक्शन होने के कारण वो कभी भी एक दूसरे का मैचिंग नहीं कर सकता। इसलिए पॉइंट है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ पॉइंट इन इंडिफरेंस मैप। मतलब जब एक ग्राफ के अंदर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया जाता है तो हम उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो IC1, IC2, IC3 ऐसे दिखाई दे रहा है सर, हेलो, है ना? ऐसे आप IC4 भी डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन जितना बढ़ेगा उतना अलग अलग आ जाएगा। तो एक ग्राफ के अंदर जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। तो बोलता है कि इन द अदर वर्ड्स टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC1 का सेटिस्फैक्शन, IC2 का सेटिस्फैक्शन, IC3 का सेटिस्फैक्शन सेम नहीं हो सकता। कंज्यूमर अपना बेस्ट सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेता है, लेकिन दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन कैसे देगा? सबका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है, सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसलिए अलग अलग आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि IC1 IC2 को ऐसे क्रॉस कर गया, या IC2 IC1 को क्रॉस कर गया, या IC3 IC2 को क्रॉस कर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अलग अलग आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि satisfaction of A to B equal and IC2 and the satisfaction of A to C not equals to B and not equals to C. So we can say the two ICs never intersect to each other. मतलब मैथमेटिकल एक प्रयोग दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये वाला ग्राफ से देखो, हेलो, जरा ग्राफ को देखे सर। A और C सेम लाइन में है और A और B सेम लाइन में है, लेकिन क्या C और B सेम लाइन में है सर? बोलो, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ए और बी सेम सिमिलर कर्व का पार्ट है, और ए और सी भी सेम कर्व का पार्ट है, लेकिन क्या बी और सी सेम कर्व का पार्ट है? हेलो, अरे बोलो सर, क्या बी और सी सेम लेवल ऑफ कर्व है? सुबीर, रसीमा, किसी का भी साउंड नहीं आ रहा है मुझे। शिवास, यस सर। क्या बी और सी सेम है? नो सर। नो सर ना, इसीलिए बोलता है कि ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू सी, बट बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो यही पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंडिफरेंस कर्व का और एक पॉइंट याद रखना सर, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब बेसिकली ये कैरेक्टर है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, वो ऑलवेज ना देखने में ऐसा होता है, दिस वन। मतलब इसका जो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये कटोरा की तरह, इसका जो कटोरा वाला साइड है, ठीक है, कटोरा का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, उसको बाउल बोलते हैं। बाउल का जो पीछे वाला हिस्सा है वो बेसिकली ओरिजिन की तरफ होता है, और अगर कटोरा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अगर ओरिजिन से दूर है, मतलब इस तरह का, तो इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये देखो, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नॉट कॉनकेव। दिस इज कॉन्वेक्स, एंड अगर वो ऐसा होता तो कॉनकेव होता, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। याद रखें सर, हाँ। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक कम होता है, दूसरा एक डिक्रीज और दूसरा इंक्रीज। तो बात को समझे, जब हम लोग कोई कॉम्बिनेशंस में 12, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि 12 पूरी लेते हैं और एक कटोरा सब्जी लेते हैं, अगर सब्जी को बढ़ाना है तो पूरी को कम करना होगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चलता है ना, ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऐसा करना पड़ता है, और वही कारण है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के कारण इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड नॉट कॉनकेव। याद रखें सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
और एक बात याद रखें सर, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर वन। सर इसको जरा समझा दो, ठीक है, इसको जरा समझा दो कि कैसे ऐसा होता है सर। हायर इंडिफरेंस कर्व always provide higher level of satisfaction and lower indifference curve always provide lower level of satisfaction। सर ऐसा कैसे? सर ये सेटिस्फैक्शन लेवल को समझने के लिए आपको एक बहुत फाइनल इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं आज का, ठीक है, फिर बाकी पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। पॉइंट इज दैट कि सर आप बजट समझते हो? बजट क्या होता है बोलो तो? बजट लाइन बोलते हैं। व्हाट इज बजट लाइन? आपके मन में चल रहा होगा सर बजट लाइन क्या है। चलो मैं आपको बजट लाइन एक बार बताता हूं, फिर मैं दोनों कॉम्बिनेशंस को मैच करा के आज का फाइनल पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। सर ध्यान से समझना सर, बजट लाइन का दूसरा एक नाम है सर प्राइस लाइन, ठीक है। देखो सर, ये हर कंज्यूमर का दिल का बात है, हम आप या कोई भी, राम श्याम जदू मधु, दुनिया का कोई भी, हैरे गहरे नत्थु गहरे, किसी का भी नाम उठा लो, बजट के अंदर सबको चलना पड़ता है, अपना अपना बजट। अंबानी का भी अपना बजट होगा, बम्बानी का भी अपना बजट होगा। सर बम्बानी कौन? सर अंबानी मतलब रिच इंसान, बम्बानी मतलब गरीब इंसान, ठीक है। अब चाहे कोई अंबानी के फैमिली से हो, कोई बम्बानी के फैमिली से। सर ये बम्बानी के बारे में कभी नहीं सुने, सर ये मैंने बनाया, ठीक है। अब आप अंबानी बम्बानी के बारे में जो समझना चाहते हैं आप समझ लें। अब आप अंबानी के फैमिली से हो या बम्बानी के फैमिली से, बट बजट के ऊपर बेस करके ही हर किसी को चलना पड़ता है। बजट के बाहर जाने का मतलब है अपने आप को डेंजर जोन में डाल देना। देखो सर, ये ए और बी लाइन जो है ना, इसे बजट लाइन कहा जा रहा है। ये जो लाइन यहां से खींचा गया है इसे भी, ठीक है ना। आप यहाँ पर दो पॉइंट देख रहे हो सर, एक के और एक एच। हेलो, क्या आप लोग के और एच देख पा रहे हो सर? हाँ सर। सर ये जो के पॉइंट है ना, ये के पॉइंट ये शो करता है कि मानो आपके पास है 1000 टका, ठीक है, या 10,000 टका, शॉपिंग करने गए, बट आपने खर्चा 5,000 ही किया, 5,000 घर लेके आ गए, क्यों? बचा लिए, थोड़ा कंजूस स्वभाव के आप, ठीक है। 10,000 लेके गए, 5,000 बचा के लेके आ गए, ठीक है। तो अगर कोई बंदा अपना पूरा अमाउंट खर्चा नहीं करता है और वो अंडर यूटिलाइजेशन में रह जाता है, तो हम उसे कंप्लीट बजट नहीं बोलेंगे, वो अपने बजट से कम जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडर स्पेंडिंग। आप खर्चा कर सकते थे पर आपने किया नहीं, और इसमें आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा प्रोडक्ट खरीदने का। वो तो आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा कंजूस स्वभाव हो जाता है इंसान का, ठीक है, जो पैसा बचा के अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को रिड्यूस करता है। सर ऐसा इंसान हम लोग देखते हैं हमारे सोसाइटी में, फैमिलीज में, ठीक है। कुछ ऐसे स्वभाव वाला भी लोग होते हैं सर जो ओवर स्पेंडिंग करता है। ओवर स्पेंडिंग कैसा? अपने अपने पास पैसा नहीं, दोस्तों से पैसा उधार लेके भी खरीद के लाते हैं। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब बजट के बाहर जाके जब कोई बंदा खर्चा कर लेता है तो उसे ओवर स्पेंडिंग ही बोलेंगे ना। ना तो के में रहना फिर भी सही है, एच में अगर ज्यादा हैबिट बना लेता है ना तो बंदा बड़ा प्रॉब्लम में है। तो रहना किस में चाहिए? बजट बना के चलो, अपने बजट के बाहर जाके कभी भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ओवर स्पेंडिंग करते भी हो तो उतना ही करो जितना आपका दम है। कई कबार लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, दूसरे से उधार लेके चीजें खरीदते हैं पर बाद में उसको रिपे नहीं कर पाता और बंदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाता है। तो बंदा बजट लाइन पे ही चलना पड़ता है आपको, ना अंडर स्पेंडिंग करो ना ओवर स्पेंडिंग करो, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन बजट लाइन। बोलो सर, क्या ये कहानी कंज्यूमर का होता है कि नहीं होता? हेलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना?
हाँ सर, आवाज नहीं आया? हाँ सर। ओके सर। अब अगर आपको बजट लाइन समझ में आया, ठीक है, अब आपको मैं जो फाइनल पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस। अब आप जरूर सोच रहे होंगे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी और बजट लाइन मिला के होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि सर ईच एंड एवरी आईसी गिव अलग अलग टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड आईसी कब ये बताते हैं कि हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन एंड लोअर आईसी रिप्रेजेंट लोअर सेटिस्फैक्शन। सर अगर आप ध्यान दें इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर कितना आईसी दिख रहा है रे? अरे वो सांबा, कितना आईसी है? 5 सर जी। हाँ 5। अरे देखो, अरे वो शोले का डायलॉग नहीं पता? अरे वो सांबा, कितने आदमी थे? कितना आदमी था? 5। शोले मूवी देखा कि नहीं देखा? हाँ, शोले में तो सर 2 ही था। 2 आदमी था। अच्छा, चलो हमारे यहाँ पर 5 है, ठीक है। अच्छा, अरे वो सांबा कितने आदमी थे, चलो ठीक है। हमारे यहाँ पर अरे वो सांबा कितने आईसी है? 5। सर आईसी 5 को देखे, आईसी 4 को देखे। सर एक चीज ध्यान से नजर दे, नजर जो तेरी लागी तो आईसी दीवानी हो गई सर। ध्यान से देखे सर, 2 आईसी देखो, ये क्या आपको नहीं लग रहा है ये आप बजट से बाहर है बोल के? मतलब बिल्कुल आपको बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता, जैसे मेरा स्पोर्ट्स किट वाला कहानी जो आपको मैं समझा रहा था। मैं जब बचपन में, आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले का जो बात मैं आपको कर रहा हूँ, 18 साल पहले का तो बात है ही सर। मैं जब स्पोर्ट्स किट लेने पहुंचा था, मैं ऑब्वियसली सारा का सारा अगर एसजी या एसएस टाइप ऑफ ब्रांड का लेता तो मैं सबसे बेस्ट सेटिस्फाइड होता। लेकिन क्या मैं सेटिस्फाई हो पाता या हुआ था मैं? नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मेरा बजट के बाहर था। सर ये देखो, ये है बजट लाइन। तो बजट लाइन के ऊपर जो आईसी है वो बिल्कुल आपको हायर सेटिस्फैक्शन देगा, बट आपका बजट नहीं है, आपका बजट नहीं है, तो आपको सेटिस्फैक्शन तो देगा लेकिन आपका बजट से बाहर है। और 2 लाइन ऐसा भी है, जैसे कि IC1 एंड IC2, ये दोनों ग्राफ को देखे जरा। हेलो, आप IC1 को देखे और IC2 को देखे। देखे जरा IC1 एंड IC2 ग्राफ को, क्या लग रहा है ये दोनों ग्राफ कहां से निकला? मतलब क्या बजट लाइन के इस पर है कि उस पर है? ये बजट लाइन है, बजट के इस पर है कि उस पर है IC1 एंड IC2? इस पार है सर जी। मतलब आपको नहीं लगता कि अंडर यूटिलिटी है, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब आपके पास पैसा है फिर भी आप खर्चा नहीं कर रहे? यस सर। और IC5 और IC4 का क्या है? सर ओवर यूटिलाइज्ड। पैसा नहीं है फिर भी चाहते हैं, ठीक है। तब अगर मैं थोड़ा सा जो पसंद ना वाला बात हो, मतलब ऐसा बात है ना कि हम लोग बोलते हैं ना भाई औकात का बात ना कर। कभी हम लोग कोई अगर औकात पे बात करते हैं ना, बड़ा जलन होता है ना सर, सबको होता है, ठीक है। तब हम बोलते हैं भाई भाई औकात को लेके बात ना कर, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं सर, जो सच्चाई है वो तो मानना पड़ेगा। हाँ, सच्चाई से दूर नहीं भागना है, सच्चाई को सामना करना है और उस सच्चाई का सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। जल के कोई फायदा नहीं है, चाहे दोस्त कह दे, चाहे माँ बाप कह दे, चाहे गर्लफ्रेंड कह दे, चाहे बॉयफ्रेंड बोल दे, जो है वो है। लेकिन जो है वो है बोल के ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकते, सोल्यूशन ढूंढो। ये औकात के बाहर का बात है। और कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके जब औकात का बाहर का चीज करने जाते हैं तो ठोकर खाते हैं, ठीक है। और ये जो है सर, ये औकात तो है पर औकात का इस्तेमाल नहीं है, औकात का प्रॉपर यूटिलिटी नहीं है। दोनों ही खराब चीज है। आपका दम था फिर भी आपने नहीं किया, और आपका दम अभी है नहीं फिर भी आपने
ऐसा जोर का हाथ फैला दिया जो प्रॉब्लम में डल गया। तो करना क्या चाहिए, IC3 वाला कॉन्सेप्ट जो औकात में भी है और करके भी दिखाया। IC3 जो टेंजेंट है बजट लाइन का, तो इक्विलिब्रियम कहां होता है, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को कहां होता है, जो आईसी का बजट लाइन को टेंजेंट होके निकलते हैं, वो सिचुएशंस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। बेस्ट लेवल ऑफ स्पेंडिंग, बेस्ट लेवल ऑफ स्पेंडिंग, खर्चा जितना कर सकते थे किया, और जो सेटिस्फैक्शन मुझे बेस्ट लेवल में मिलना चाहिए था मुझे मिला, जो मेरे बजट के अंदर भी है और मैंने उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया। कितना बड़ा बात है सर, हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कितना बड़ा बात है, सोचो। ठीक से एलन सर ने इसी पॉइंट पे बात किया था सर, ठीक है। हाउ टू अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी। बोलो सर, ग्राफ समझ में आया, ये सर नो? ये हमेशा दोनों गुड्स के बीच में किया जाता है, 2 की जगह 4 भी ले सकते हो, बट बेस्ट कि आप इसको दोनों गुड्स के बेसिस में करो। जैसे कि मैंने आपको पूरी सब्जी में समझा रहा था, आप अपने हिसाब से कोई भी 2 गुड्स लेके इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। बट क्या आप लोगों को समझ में आया सर यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? मुझे जरूर बताइए सर, हाँ या ना। सुबीर, शिवाज, हसीमा, आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर। अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया? यस सर। सर आ रही है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूटिलिटी कॉन्सेप्ट था। अच्छा, यूटिलिटी में एक चीज और मैं जो आपको बोला था कि एक छोटा सा पॉइंट, कंज्यूमर सरप्लस और, अच्छा ये मैं नेक्स्ट दिन ही बोलता हूँ, ठीक है, आज छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट दिन मैं आपको ये दोनों पॉइंट का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, डिमिनिशिंग मार्जिन और यूटिलिटी का, और इसमें एक कंज्यूमर सरप्लस वाला एक पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैं एक साथ बता दूंगा। आज मैं आपको बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी बोल दिया आपको, ठीक है। एक 2 पॉइंट छोटा सा रह गया, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये कैसे काम करता है, और अल्फ्रेड मर्सल सर का जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है, और इसमें एक स्पेशल पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट आप लोग चाहो तो इसको जरूर गो थ्रू करें, चाहो नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगा आप जरूर गो थ्रू करें, डिटेल्स को समझे, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछे, ठीक है। अगर नोट्स नहीं है तो मुझसे नोट्स जरूर कलेक्ट कर ले, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा सर। ओके सर, आज इतना ही है, टाटा, गुड नाइट, बाय सर। बाय ओके सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, बाय।